हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग करने वाले हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के PYQs 2018, 16, 22 और 23। ये 4 क्वेश्चंस मैं करवाने वाली हूं कि कैसे आए हैं। ठीक है, अगर आप लोग कैश फ्लो भूल गए हो तो फिर से कैश फ्लो याद आ जाएगा। एक बार फॉर्मेट को सामने निकाल कर रखो, जैसा जैसा मैं बोल रही हूं वैसा वैसा उसमें देखो और इसको समझो और फिर क्वेश्चंस करो। ठीक है, कैश फ्लो का क्वेश्चन कितने मार्क्स का एग्जाम में आने वाला है? 6 मार्क्स का। सबसे पहले आपको एग्जाम में कैश फ्लो का ही क्वेश्चन करना है, तो इसलिए कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या क्या चीजें हमें याद रखनी है, ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूं। तो करें स्टार्ट। ठीक, सबसे पहले 2023 में आया हुआ क्वेश्चन। रीड द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल सिचुएशन and answer the given question on the basis of the same. In 2011, two young Indian entrepreneurs, Vaishali Bhatia and Vivek Bhatia, decided to start an online auto portal. At the time, there were no major players in the market and they saw an opportunity to fill the gap. They used user-friendly website and mobile app which made it easy for users to research and buy cars. It was converted into a company Car Easy Limited 2018 from the balance sheet of the company as on 31st March 2022. Calculate cash flow from activities. अब देखो मैंने ये पूरा क्यों पढ़ा कि इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो घबराए नहीं, ये सिर्फ जस्ट इंफॉर्मेशन है जिससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब हमें मतलब है, हमें बैलेंस शीट दी हुई है कार इजी लिमिटेड की। अब बताओ, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल कहाँ जाता है? फाइनेंसिंग। रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस के आगे लिखा है देखो नोट नंबर 1। तो नोट नंबर 1 जिसमें दे रखा है सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L। P&L कहाँ जाता है? ऑपरेटिंग। नॉन करंट लाइबिलिटी लॉन्ग टर्म बोरोइंग जिसमें नंबर 2 यानी कि डिबेंचर्स दिया है, डिबेंचर्स फाइनेंसिंग में जाता है और डिबेंचर का जो इंटरेस्ट होता है वो ऑपरेटिंग में जाता है ना, ऐसे याद रखना पड़ेगा। फिर करंट लाइबिलिटी ट्रेड पेबल इंक्रीज डिक्रीज, शॉर्ट टर्म प्रोविजन यानी कि प्रोविजन फॉर टैक्स, करंट ईयर प्लस लास्ट ईयर माइनस, ऐसे याद रखना है। यदि किसी को बिल्कुल नहीं आता है तो प्लीज बेटा मैंने कैश फ्लो पूरा कर रखा है, एक एक का ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग के कंसेप्ट वीडियो भी बना रखे हैं, फॉर्मेट भी समझा रखा है, वहां से वो वीडियोस पहले देख लो। ठीक है, आपको एंड स्क्रीन पे भी मिल जाएंगे सारे कंसेप्ट वीडियो, वो देखकर फिर क्वेश्चन करना। शॉर्ट टर्म प्रोविजन हो गया। नॉन करंट एसेट फिक्स एसेट्स, इसको हम कहाँ डालते हैं? इन्वेस्टिंग में। परचेज सेल, इन्वेंट्री इंक्रीज डिक्रीज, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये हमारा किस में यूज होता है? लास्ट में चेक करने में। ठीक, अब हमें सिर्फ उन्होंने ऑपरेटिंग एक्टिविटी बोला है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी करने के लिए सबसे पहले मैंने क्या सिखाया है? वर्किंग नोट। वर्किंग नोट्स में सबसे पहले हम क्या बनाते हैं बेटा? कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, यही बनाते हैं सबसे पहले। अब इसमें क्या क्या लिखते हैं याद करो, सारी चीजें रिवाइज कराते हो। इसमें 4 से 5 चीजें लिखते थे। सबसे पहले लिखते थे हम डिफरेंस बिटवीन स्टेटमेंट ऑफ P&L। ठीक है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। आपको जितने अच्छे से फॉर्मेट याद होगा आपका क्वेश्चन उतना अच्छे से होगा। फिर क्या ऐड करते थे इसमें हम? ट्रांसफर टू रिजर्व, कोई सा भी रिजर्व
प्रोविजन फॉर टैक्स कौन सा वाला बेटा, करंट ईयर, डिविडेंड पेड लास्ट ईयर, ठीक है। सबसे ज्यादा ये तीन चीजें आती हैं, ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर और डिविडेंड पेड लास्ट ईयर, ठीक है। और इसके अलावा कुछ आएगा तो देखेंगे। अब अभी क्वेश्चन में यदि मैं बात करूं तो आपके पास सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल नोट्स टू अकाउंट में देखो 21 में था 3,60,000 का और 2022 में हो गया है 75,000 का, यानी कि आपको प्रॉफिट नहीं बल्कि क्या हुआ है, लॉस। 75,000 में से 3,60,000 माइनस होंगे, तो 75,000 माइनस 3,60,000 2,85,000, तो बेटा ये प्लस का नहीं आएगा बल्कि किसका आएगा, माइनस का। ट्रांसफर टू रिजर्व नहीं है, प्रोविजन फॉर टैक्स है, तो करंट ईयर का लेंगे। करंट ईयर का 2022 का 2,04,000, क्वेश्चन आपके सामने होना चाहिए, 2,04,000, ठीक है। तो 285 माइनस 2,04,000, ये आपका आ गया 81,000। ये भी आपका भी माइनस का ही आया है, इसको कहेंगे हम एनपी बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। यदि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव और रिफंड ऑफ टैक्स होता तो माइनस करते। अब हम बनाएंगे कैश फ्लो, क्या लिखते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2022। सबसे पहले कौन सी एक्टिविटी आती है, ऑपरेटिंग, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। अब सबसे पहले क्या लिखेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अच्छा, एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दो दी हुई है, 10% डिबेंचर वर इशूड 31st March 2021 एंड टैक्स ऑफ 80,000 वॉज पेड ड्यूरिंग द ईयर। ये तो अपन ने देखा ही नहीं, तो गलत हो गया ना, हो गया गलत। क्यों गलत हुआ भाई, क्योंकि आपको टैक्स ऑफ 80,000 वॉज पेड भी दिया है जो हमने क्वेश्चन में पढ़ा ही नहीं। तो फिर यदि टैक्स पेड दिया हो तो पहले क्या बनता है, प्रोविजन फॉर टैक्स। तो जो मुझसे अभी मिस्टेक हुई है वो आपसे नहीं हो, इसलिए पहले क्वेश्चन को पूरा रीड करना चाहिए, ठीक है। हमने वहीं तक रीड किया, लास्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन तो देखी ही नहीं। तो अब अगर प्रोविजन फॉर टैक्स हो तो फिर क्या करेंगे, अगर प्रोविजन फॉर टैक्स में हमें क्या हो, नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हो, अभी दिया है पेड, तो ध्यान से सुनो, इधर आता है ये क्या है, लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी का बैलेंस हमेशा कहां से स्टार्ट होता है, क्रेडिट से। तो बाय बैलेंस बीडी टू बैलेंस सीडी। ओपनिंग और क्लोजिंग लिखें। प्रोविजन फॉर टैक्स क्यों बनाना पड़ रहा है, क्योंकि एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमें टैक्स पेड 80,000 दिया है। तो प्रोविजन फॉर टैक्स यहां बाय बैलेंस बीडी, यहां ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं बेटा, ध्यान से सुनना, और टू बैलेंस सीडी यहां क्लोजिंग। तो आपको प्रोविजन फॉर टैक्स ओपनिंग दिया हुआ है 2,10,000 और क्लोजिंग दिया है 2,04,000। फिर इधर आता है टू टैक्स पेड, है ना।
टैक्स पेड कितना है, क्वेश्चन में दे रखा है 80,000, तो यहां आएगा बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L। ऐसा क्यों? क्योंकि ये स्टेटमेंट ऑफ P&L में जाएगा, ये मेड कहलाता है। क्या कहलाता है? मेड। मेड प्लस पेड माइनस, ध्यान रखना, मेड प्लस पेड माइनस। तो अब कितना निकलेगा? तो अब निकालते हैं हम 2,04,000 में 2,84,000 माइनस 2,10,000, 74,000 करंट ईयर का आएगा। क्लियर? अब ये माइनस का है, इसमें प्लस करेंगे 2,85,000, तो आपका आया 2,11,000। क्या मिस्टेक हो गई थी हमसे? हमने एडिशनल इंफॉर्मेशन में पढ़ा ही नहीं कि टैक्स पेड दिया है। अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन में टैक्स पेड दिया है तो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनेगा। अब आया है आपका एनपी बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम 2,11,000, और किसका आया है? ये माइनस का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या क्या लिखना है। यहां लिखना है सबसे पहले क्या? नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब बताओ यहां पे कौन कौन से आते हैं? सबसे ज्यादा डेप्रिसिएशन आएगा ऑफ करंट ईयर, गुडविल, पेटेंट, कुछ भी राइट ऑफ हो रहा हो तो आता है। ठीक है, सारे नहीं लिख रही हूं, जो मेन है वो लिख रही हूं। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन आता है, सेल ऑफ असेट्स, ये सबसे ज्यादा आते हैं। डेप्रिसिएशन, गुडविल, लॉस और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। इसके बाद जब हम ये प्लस करते हैं, मैं पहले फॉर्मेट लिख रही हूं, फिर उसके बाद लेस क्या आता था? नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग इनकम। मैं आपको फॉर्मेट सिखा रही हूं फिलहाल। फिर आता है ऐसा करने पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, यही आता है। फिर हम करंट एसेट्स ऐड लेस करते हैं, तो ऐड, इसमें भी मैंने आपको सिखाया है कि पहले ऐड वाला याद कर लो। डिक्रीज इन करंट एसेट्स, और इसका उल्टा इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। ये दो क्या होते हैं? प्लस। फिर इनका ऑपोजिट करो, लेस इंक्रीज इन करंट एसेट्स और डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। ये पूरा फॉर्मेट याद होना चाहिए, जो मैंने आपको बहुत अच्छे से याद करवाया। इतना करने पे जो आंसर आता है उसको हम बोलते हैं कैश जनरेटेड, प्लस में आया तो फ्रॉम ऑपरेशन, और उसमें से फिर हम टैक्स पेड माइनस करते थे। याद आया? और फिर उसके बाद यदि इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड यदि हो तो फिर वो लास्ट में प्लस हो जाता था। ये पूरा ऑपरेटिंग का फॉर्मेट हुआ। अब हम देखते हैं, हम अगर आपको फॉर्मेट याद है ना, तो आपको सिर्फ केवल बोलना है कि ये चीज है क्या क्वेश्चन में, हाँ है, लिख देते हैं। अब जैसे देखो डेप्रिसिएशन, अब इसमें भी कंफ्यूजन है कि डेप्रिसिएशन मैम नीचे तो दे नहीं रखा है, और कुछ लोग स्टूडेंट्स कहते हैं मैम डेप्रिसिएशन तो माइनस में दे रखा है। बेटा वो माइनस में नहीं दे रखा है, मशीनरी में से डेप माइनस करके नेट वैल्यू दे रखी है। हमारे लिए डेप माइनस का नहीं है, हमें डेप अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। अब कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि मैम एक्यूमुलेटेड डेप है, तो डेप बनाएं क्या? तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट यहां पे बनाने की जरूरत नहीं है, और यदि बनाना हो
तो यहाँ पे बाय बैलेंस बीडी और यहाँ पे टू बैलेंस सीडी लिख दो, ओपनिंग और क्लोजिंग। तो ओपनिंग है 69,000 का और क्लोजिंग है 1,44,000 का। तो जो डिफरेंस आएगा वो डेप्थ कहलाएगा ऑफ करंट ईयर। यदि आपको एक डेप और दे रखा हो कि कोई असेट्स बेची उस पे डेप है, तो वो डेप यहां आता है, क्योंकि फिक्स एसेट्स अकाउंट में डेप बाय साइड में आता है, इसलिए फिलहाल अभी कुछ नहीं है। तो आप डायरेक्ट भी 1,44,000 में से 69,000 माइनस करके 75,000 लिख सकते हैं। अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके भी निकाल सकते हैं। तो करंट ईयर का डेप आ गया 75। फिर गुडविल राइट ऑफ नहीं है, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स नहीं है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। इसमें भी ध्यान से सुनो, या जितने भी आप क्वेश्चन देखोगे सारे क्वेश्चन में ये पॉइंट मिलेगा। 10% डिबेंचर वर इशूड ऑन 31 मार्च 2021। देखो मैं आपको इसको लिख के समझाती हूँ। आपके डिबेंचर्स दे रखे हैं 2021 में, ध्यान से समझना, 1,80,000 के हैं और 2022 में 2,40,000 है। ठीक है, अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी होती है तो हम इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर किस पे निकालते हैं, 1,80,000 पे। लेकिन उन्होंने कहा कि जो एडिशनल डिबेंचर्स हैं वो 21 में ही इशू हो गए थे, मतलब 1,80,000 के तो है ही सही, और जो यहां से लेके यहां तक कितने 60,000 के डिबेंचर्स हैं वो भी 31 मार्च 2021 को ही इशू हो गए थे। हम क्या मानते हैं कि 60,000 के डिबेंचर 31 मार्च 2022 को इशू हुए हैं, तो हम इसको नहीं लेते। बट यदि इंफॉर्मेशन में लिखा हो कि जो एडिशनल डिबेंचर्स हैं या जो डिबेंचर इंक्रीज हो रहे हैं वो भी पिछले साल ही इशू हो गए थे, मैंने बैंक में 1,80,000 तो जमा कर रखे हैं और जो 60,000 है वो भी 21 में जमा कर दिए थे, तो अब मुझे जो इंटरेस्ट है वो 1,80,000 पे भी मिलेगा और 60 पे भी मिलेगा, तो टोटल कितने पे मिलेगा, 2,40,000। यदि इंफॉर्मेशन में लास्ट ईयर का बोला है, यदि इंफॉर्मेशन में लास्ट ईयर का बोला है तो हम इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इस पे नहीं बल्कि ये दोनों पे निकालेंगे, है ना। अगर 1 अक्टूबर दे देता तो फिर इस पे पूरे साल का और इस पे 6 महीने का निकालते, बट अभी अक्टूबर नहीं बोला है तो 1,80,000 और 60 यानी कि 2,40,000 पे पूरा 10% से 24,000। इसको बार बार पीछे ले जाकर वीडियो को 2-3 बार सुनना तो कंफर्म याद हो जाएगा। तो 1,80,000 और 60,000, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स जो निकलेगा वो 2,40,000 का 10% निकलेगा। आप 1,80,000 का और 60 का अलग अलग भी निकाल सकते हैं, बात एक ही है, 24,000। ठीक, दोनों को प्लस कर ले। नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम में तो कुछ नहीं है, तो हमारा आंसर आया 75 और 24। 99, 2,11,000। आंसर अभी भी माइनस में आएगा, 1,12,000। अब हमें डिक्रीज इंक्रीज करना है, तो देखो करंट असेट्स में इन्वेंट्री देखो, पहले इन्वेंट्री थी 3,87,000 की और अब हो गई है 354। 387,000 से 354 हो गई, डिक्रीज हुई है 33,000 से, असेट्स डिक्रीज हुई है, तो डिक्रीज इन असेट्स में आएगा
इन्वेंट्रीज और कितने आएंगे 33। यहां पे सिर्फ करंट एसेट्स लेनी है बेटा, इंक्रीज होगी तो प्लस होगा और डिक्रीज होगी तो माइनस। फिर इन्वेंट्री के बाद कैश नहीं आता है। ट्रेड पेबल ट्रेड पेबल जो है वो 60 से हो रहे हैं 18 के, यानी कि 42,000 से डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। ये रहा, क्या आएंगे यहाँ पे ट्रेड पेबल 42,000। दो ही चीज है, तो पहले 33 प्लस कर दूं तो 1,12,000 माइनस के, उसमें 33 गए तो 79,000 माइनस का। फिर 42 भी माइनस के होंगे तो 1,21,000 रुपए माइनस के। ध्यान दे लेना 1,21,000। और अब टैक्स पेड है 80,000, फिर माइनस हुए 80,000, तो 1,21,000 में 80,000, 2,01,000। ये आपका आंसर आ गया ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। अब पता है यही क्वेश्चन एग्जाम में आया होगा, तो वहां पे बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे, अरे ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो क्या टैक्स पेड करें? भाई चाहे आपकी फर्म को प्रॉफिट हो या आपकी फर्म को लॉस हो, आपका आंसर माइनस में भी आ रहा हो तो भी आपको टैक्स पेड माइनस करना है। तो 1,21,000 माइनस का था, 80,000 और माइनस हुए तो 2,01,000 ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्लियर? ऑपरेटिंग एक्टिविटी आई थी, धीरे धीरे मैंने समझाया है, एक्यूमुलेटेड डेट, प्रोविजन फॉर टैक्स, वर्किंग नोट और ये। ठीक, विदाउट टाइम वेस्टिंग नेक्स्ट करते हैं। 2022 में आया हुआ क्वेश्चन, 2022 में आया हुआ क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में भी आपको सारी चीजें दे रखी है और पूछा सिर्फ ऑपरेटिंग है। देखो 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ जय लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2022, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इक्विटी लाइबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल में भी नोट्स टू अकाउंट दिया है, देखो इक्विटी, रिजर्व एंड सरप्लस में स्टेटमेंट ऑफ P&L, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में डिबेंचर्स, अदर करंट लाइबिलिटी ध्यान देना, आउटस्टैंडिंग रेंट, इंक्रीज डिक्रीज देखेंगे, शॉर्ट टर्म प्रोविजन फॉर टैक्स होता है करंट ईयर प्लस लास्ट ईयर माइनस। फिर नॉन करंट टेंजिबल एसेट्स है लैंड, और इनटेंजिबल में पेटेंट गुडविल यदि राइट ऑफ होता है तो प्लस होता है। फिर इन्वेंट्री इंक्रीज डिक्रीज देखेंगे, और एडिशनल इंफॉर्मेशन ध्यान दो, 4,10% डिबेंचर वर इशूड 31 मार्च 2022, और क्वेश्चन में भी 21-22 ही दिया है। तो जो देखो ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन में 21 में इशू हुए थे, लेकिन इसमें जो एडिशनल डिबेंचर्स हैं वो 22 में इशू हुए हैं। तो फिर 22 वालों को मैं नहीं लूंगी, सिर्फ कौन से वाले को लूंगी, 21 को। और अच्छे से अभी समझाती हूं, पहले आप फॉर्मेट खींचो। प्रोविजन फॉर टैक्स बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें टैक्स पेड ऐसा कुछ नहीं दिया है, मेरा फॉर्मेट बना हुआ है, सिर्फ मुझे डिजिट लिखने इस बार। एक बार फटाफट कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम लिखो। 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चले क्वेश्चन सेकंड। सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम लेना है। डिफरेंस बिटवीन स्टेटमेंट ऑफ P&L, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। बताओ, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग,
तो 6 लाख और 10 लाख मिला स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल नोट्स टू अकाउंट में, 6 लाख और 10 लाख। तो 10 लाख में से 6 लाख माइनस हुए तो 4 लाख, इस बार प्लस में है, ठीक है। ओपनिंग 6 लाख है और क्लोजिंग 10 है, मतलब 4 लाख का प्रॉफिट हुआ। अब ट्रांसफर टू रिजर्व नहीं है। प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर बिल्कुल है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में देखो 2 है प्रोविजन फॉर टैक्स, करंट ईयर का 150 और लास्ट ईयर का 1 लाख। तो करंट ईयर का लूंगी 150। डिविडेंड कोई इंफॉर्मेशन नहीं, ट्रांसफर टू रिजर्व कोई इंफॉर्मेशन नहीं, ये आ गया मेरा 5,50,000। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम कहां लिख दूं सबसे पहले? अच्छा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकाल रहे हैं हम, यहां मैंने लिखा नहीं, एनपी बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, ठीक है। कितना आया हमारा? 5,50,000। अब नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या चाहिए? डेप्रिसिएशन ऑफ करंट ईयर ढूंढो। क्वेश्चन में है डेप्रिसिएशन, नहीं है, आगे बढ़ते हैं। गुडविल, इनटेंजिबल एसेट्स, राइट ऑफ, देखो पेटेंट दिया है लास्ट में, लेकिन 4 लाख 4 लाख, कोई चेंज नहीं, आगे बढ़ जाओ। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स नहीं है, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है। फिर से इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स में लॉन्ग टर्म बोरोइंग में देखो, पहले थे 4 लाख के 21 में, यहां समझा रही हूं, देखो पहले कितने के थे? 4 लाख, और 2022 में कितने के हुए? 8 लाख, ठीक है। फिर से सुनना, 4 लाख के डिबेंचर से कितने के हो गए? 8 लाख के, यानी कि 4 लाख के डिबेंचर्स हमने और इशू किए, लेकिन ये इशू 2022 में किए हैं, वो भी 31 मार्च को। 4 लाख से 8 लाख के डिबेंचर हो रहे हैं, लेकिन वो जो इशू किए हैं वो 31 मार्च 2022 को किए हैं, और मैं 22 का ही बना रही हूं, तो इस पे इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। इंटरेस्ट सिर्फ किस पे दिया जाएगा? 21 पे। क्लियर? तो 4 लाख का 10% कितना हुआ बेटा? 40,000। नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम में कुछ नहीं है, 5,50 और 40, 5,90,000। यह आया मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। क्या आया? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब डिक्रीज इंक्रीज देखो, सबसे पहले लाइबिलिटी में देखो ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल दिया हुआ है बेटा, पहले 3 लाख का था, फिर 2 लाख का हो गया, तो 1 लाख रुपए से कम हुआ। ट्रेड पेबल 1 लाख रुपए से कम हुआ। डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी कहां आएगा? ये रहा डिक्रीज इन, तो यहां लिख देती हूं ट्रेड पेबल 1 लाख, ठीक है। मेरे पास स्पेस की कमी है, आप इसके अंदर लिखेंगे। मैंने सारे क्वेश्चंस करवाए हैं, हम PYQs कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, है ना। तो इससे सिर्फ याद आएगा, ऐसा नहीं कि भाई मुझे तो कुछ भी नहीं आता चैप्टर और मैं पढ़ रहा हूं, ऐसा मत करना। 1 लाख। फिर आगे बढ़ते हैं, अदर करंट लाइबिलिटी। अदर करंट लाइबिलिटी जो है वो आउटस्टैंडिंग रेंट है, 1 लाख से 3 लाख का हो रहा है, तो 2 लाख से आपकी लाइबिलिटी बढ़ रही है। इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी ये रहा प्लस में, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने रुपए के? 2 लाख, ठीक है। फिर आगे बढ़ो, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, तो प्रोविजन फॉर टैक्स होता है जो प्लस माइनस होगा। आगे बढ़ो, इन्वेंट्री 40,000 से हो रही है 7 लाख की, 6,60,000 रुपए से इंक्रीज हो गई, 6,60,000 से इन्वेंट्री इंक्रीज हो गई। डिक्रीज होती तो मैं प्लस करती, इंक्रीज हो रही है तो मैं माइनस करूंगी। इन्वेंट्रीज कितने से? 6,60,000, 6,60,000, और
कैश, कैश आएगा ही नहीं, तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखो यहाँ डिक्रीज में कुछ नहीं है, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है 2 लाख, तो ये 2 लाख प्लस कर दिए 5 और 2 7,90,000, फिर 1 लाख और 6,60,000, 7,60,000 रुपए माइनस होंगे किस चीज के सॉरी, करंट एसेट्स इंक्रीज हो रही थी और करंट लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है, 1 लाख और 6,60,000, तो 790 में से 760 गए, 30,000 रुपए प्लस के, ये आया कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। अच्छा, इससे पहले वाले क्वेश्चन में माइनस में था, तो फिर जनरेटेड की जगह वहां पे यूज्ड लिखेंगे, कैश यूज्ड फ्रॉम ऑपरेशन, ध्यान रखना, मेरा यही था लिखा हुआ वहां पे, वहां कैश यूज्ड आएगा यदि माइनस में आया तो। अब लेस टैक्स पेड, तो टैक्स पेड देखो बेटा, प्रोविजन फॉर टैक्स जो है वो करंट ईयर का 150 है और लास्ट ईयर का 1 लाख, तो 30,000 प्लस में से 1 लाख रुपए का टैक्स पेड माइनस होगा, तो 70,000 रुपए माइनस में आएगा। तो अब कैश इनफ्लो बोलेंगे क्या? नहीं, अब बोलेंगे कैश यूज्ड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है, उसमें भी माइनस में आया है, जब माइनस में आंसर आएगा तो इन फ्लो नहीं बोलना, आउट फ्लो बोलना, यूज्ड बोलना, ठीक है, आउटफ्लो बोलोगे तो भी सही है, यूज्ड बोलोगे तो भी सही है। फिर से रिवाइज किया हम लोगों ने, ऑपरेटिंग एक्टिविटी पूछा था, सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर प्लस, फिर नॉन कैश एक्सपेंसेस, इसमें सिर्फ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर था, कोई इनकम नहीं थी, फिर डिक्रीज इंक्रीज, ठीक है। अब एक पूरा क्वेश्चन करवाती हूं। अब देखो ये मैंने करवाया आपको 22 में, है ना, 22 में भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी आया, 23 में भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी आया, इसका मतलब ये नहीं कि ऑपरेटिंग ही आ रहा है तो हम ऑपरेटिंग ही करें, पूरा भी आएगा, आ सकता है, ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो अब देखते हैं हम 2016 में, ये देखो इसमें पूरा क्वेश्चन है जिसमें कैश फ्लो बनाने को दिया है। 2016 में क्वेश्चन है, इसमें रिडेम्पशन वाला है इसलिए मैंने ये लिया है। शेयर होल्डर फंड, पहले तो क्वेश्चन देखो, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ MM लिमिटेड, बैलेंस शीट MM लिमिटेड, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी दिया है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग बैंक ओवरड्राफ्ट है, ध्यान रखना शॉर्ट टर्म बोरोइंग बैंक ओवरड्राफ्ट जो होता है वो हम फाइनेंसिंग में लेके जाएंगे। कहाँ लेके जाएंगे? फाइनेंसिंग में। यदि इंक्रीज हो रहा है तो हमारे पास पैसे आ रहे हैं और डिक्रीज हो रहा है तो हमारे पास से पैसे जा रहे हैं। और शॉर्ट टर्म प्रोविजन तो प्लस माइनस करेंगे, फिक्स एसेट्स, टेंजिबल, इंटेंजिबल, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, बढ़ेगा तो परचेज, घटेगा तो सेल, फिर करंट इन्वेस्टमेंट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता है इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। इन्वेंट्री, फिर लॉन्ग टर्म बोरोइंग 12%, गुडविल भी है। एडिशनल इंफॉर्मेशन देखो, 12% डिबेंचर्स वर रिडीम्ड ऑन 31 मार्च 2015, आपको दिया हुआ है 14-15 का और 15 में रिडेम्पशन हुआ है और टैक्स 70,000 वॉज पेड। प्रिपेयर कैश फ्लो, पूरा बनाना है कैश फ्लो, ठीक है, तो करें स्टार्ट। चलो तो सबसे पहले ये थर्ड क्वेश्चन है जिसमें हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है, ये 16 में आया हुआ क्वेश्चन है तो यहाँ 15 आएगा, 31 मार्च 2015, ठीक है। और यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन में टैक्स क्या दिया हुआ है? टैक्स पेड दिया हुआ है, तो फिर से टैक्स पेड निकलेगा। पहले वर्किंग नोट बना लेते हैं फिर मैं इधर का रब कर देती हूँ।
ठीक है, चलो वर्किंग नोट में सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल चाहिए, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग ढूंढो। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग में भी बहुत अच्छा फंडा है। 14 में 50,000 रुपए माइनस के दिए हुए, इधर देखना 2 लाख रुपए तो प्लस के, लेकिन 14 में ब्रैकेट में दिया हुआ है 50, दैट मीन्स ये लॉस के। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करना है, 2 लाख में से 50,000 माइनस होंगे, लेकिन 50,000 रुपए बेटा लॉस के माइनस के, तो क्या होगा ध्यान से देखो, 2 लाख माइनस और ये एक और माइनस हुआ है ना, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो ध्यान रखना 2,50,000 रुपए आएंगे। हमेशा डिफरेंस बिटवीन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल निकालना होना तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करना, और यदि कोई चीज ब्रैकेट में दे रखी हो तो वो माइनस का है, ध्यान रखना। फिर ट्रांसफर टू रिजर्व इस क्वेश्चन में भी नहीं है, प्रोविजन फॉर टैक्स है, तो पहले प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स कैसे बनेगा बोलो, इधर ओपनिंग इधर क्लोजिंग और इधर टैक्स पेड, याद कर लो, इधर टैक्स पेड और इधर बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, है ना, जो आएगा मेड निकलता है, इधर से क्या निकलता है मेड। यदि क्वेश्चन में मेड दिया हो तो पेड निकालना, पेड दिया हो तो मेड निकालना। मैम दोनों नहीं दिए हो तो जो ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस है, तो क्लोजिंग वाला जो होता है वो मेड कहलाता है और पिछले साल वाला पेड, और एक ही दिया हो तो वही मेड होगा और वही पेड होगा। अगर केवल एक टैक्स दिया है, ध्यान से सुन लेना, तो वही पेड और वही मेड, मतलब प्लस भी होगा और आगे चलकर लास्ट में माइनस भी होगा, बट होगा जरूर। तो यहां पे प्रोविजन फॉर टैक्स में देखो 90,000 और 70,000 है ना, तो 90,000 ओपनिंग है और 70,000 क्लोजिंग है। फिर क्वेश्चन में टैक्स पेड, तो टैक्स पेड दे रखा है वापस से 70,000 ही, तो ये 70,000 हो गए, तो कितना होगा 70 और 70 1,40,000, जिसमें से 90 चले गए, ठीक है, तो कितना आएगा 50,000। तो ये मेड आया है बेटा, तो ये 50,000 प्रोविजन फॉर टैक्स के प्लस हो जाएंगे, ये हो जाएगा हमारा 3 लाख। इतना क्लियर है, ये आया मेरा एनपी बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। अब पूरा बनेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। कितने रुपए लिखूं, 3 लाख, ठीक है। चलो नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में डेप्रिसिएशन ढूंढो, डेप्रिसिएशन है एक्यूमुलेटेड डेप 2 लाख का है और 1,01,000 का है। फिर से कह रही हूं वो ब्रैकेट लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि वो माइनस का है। पिछले साल डेप्रिसिएशन 1,01,000 रुपए था, इस बार डेप्रिसिएशन 2 लाख है, तो 99,000 से डेप्रिसिएशन करंट ईयर का कहलाएगा। डिफरेंस है ना, पिछले साल कितना डेप था, इस साल कितना है, उनका डिफरेंस लेना है बेटा। तो 99,000 का आपका डेप लगा है। गुडविल क्वेश्चन में दे रखी है 30,000 से 20,000 की हुई है, 10,000 से राइट ऑफ हो रही है, कम हो रही है। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स नहीं है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। अब समझना डिबेंचर्स पहले थे 5 लाख के और फिर हो रहे हैं 4,50,000 के। ये 14 के हैं और ये 15 के हैं बेटा। यहां पे इशू नहीं हो रहा है, यहां पे डिबेंचर्स का पेमेंट हो रहा है। 5 लाख के डिबेंचर्स की जगह 4,50,000 हो रहे हैं, यानी कि हमने 50,000 रुपए से डिबेंचर का पेमेंट किया है, तो फाइनेंसिंग में माइनस होगा। ये पेमेंट कब किया, अगर 14 में ही कर देते तो फिर मैं 15 वाले पे लगाती, लेकिन ये पेमेंट हमने 15 में किया है। पेमेंट कब किया है, 15 में, यानी कि 50,000 का पेमेंट हमने 15 में किया है,
तो 14 में कितना बैलेंस था? 5 लाख। और अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो शॉर्टकट, अगर यहां 15 दिया है तो 14 पे ले लो, यहां 14 दिया है तो 15 पे ले लो। ऐसे 21 22, यदि यहां 21 22 है, 22 दिया है तो फिर 21 पे ले लो, और 21 दिया है तो 21 और 22 यानी 22 पे ले लो। उल्टा करना है, ऐसे भी समझ सकते हो। तो 15 में पेमेंट हुआ है, यानी कि 14 में बैलेंस 5 लाख का था, तो 5 लाख का 12%, भाई 60,000 रुपए का पेमेंट मैंने 31 मार्च 2015 को किया है। या मान लीजिए कि 50,000 रुपए मैंने बैंक में से 15 में निकाले हैं, तो आखिरी तारीख को यानी कि मुझे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो पूरे 5 लाख पे मिलेगा। तो 5 लाख का 12% 60,000 प्लस करें 99 10,000 और 60 169 और 3 लाख, तो ये हो गए आपके 4,69,000। ऑपरेटिंग इनकम में कुछ नहीं है, अब डिक्रीज इंक्रीज करना है। चलो डिक्रीज इंक्रीज करेंगे। अब डिक्रीज इंक्रीज में देखें अपन, तो देखो ध्यान रखना, फिर से बता रही हूं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग बैंक ओवरड्राफ्ट है, फाइनेंसिंग में जाएगा। शॉर्ट टर्म प्रोविजन करंट ईयर प्लस लास्ट ईयर माइनस, यानी कि यहां इंक्रीज डिक्रीज में कुछ नहीं करना है, सिर्फ केवल एक चीज है इन्वेंट्री। करंट इन्वेस्टमेंट कैश इक्विवेलेंट होता है, करंट इन्वेस्टमेंट को भी हाथ नहीं लगाना, सिर्फ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री 45 से 1,07,000 हुई है, 1,07,000 से 45 इंक्रीज हुई है 62,000 से। कितने से इंक्रीज हुई है? 62,000 से। तो माइनस होगा 62,000। डिक्रीज इन करंट एसेट्स में कुछ नहीं है, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी में कुछ नहीं है, सिर्फ इंक्रीज इन करंट एसेट से, वो भी कितना? इन्वेंट्री 62 से, तो 62 लेस होंगे, एसेट्स इंक्रीज हो रही है तो 62 लेस होंगे, यहां 469 ही आएगा, 62 लेस होंगे, तो 469 में से 62 लेस हुए 4,07,000, और 4,07,000 में टैक्स पेड 70,000 माइनस, फर्स्ट आंसर आ गया 3,37,000 कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, अब मैं इधर का रब कर देती हूं पहले, क्योंकि मैं आपको पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करके बता रही हूं कैश फ्लो कैसे बनेगा। अब ये सिर्फ कौन सी एक्टिविटी का निकला है? ऑपरेटिंग। 3,37,000 करंट इन्वेस्टमेंट कैसे प्लस होगा? सब कुछ, क्योंकि सब भूल गए होंगे तो फिर से याद आ जाए। फर्स्ट का आंसर है 3,37,000, ये ऑपरेटिंग का आया है। ठीक है, चलो इधर खींचती हूं मैं अच्छे से। $3,37,000 ये इस कॉलम में लिख दिया है। ये कौन सी एक्टिविटी का आंसर आया है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ए। अब हमें चाहिए बेटा इन्वेस्टिंग से बी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, जिसमें क्या आता है? एसेट्स को खरीदना और बेचना। यदि नीचे इंफॉर्मेशन होती तो अकाउंट बनाते, पर अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट फिक्स एसेट्स दिया है, मशीनरी। ये भी ध्यान रखना कि हमें कौन सी वैल्यू से मतलब है? ग्रॉस वैल्यू, डेब्ट के ऊपर वाली वैल्यू से मतलब है। देखो 12,03,000 माइनस 8,21,000, आप
इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कर रहे हो, आपकी असेट्स बढ़ रही है। कितने से बढ़ रही है? 3,82,000 से। असेट्स बढ़ रही है 3,82,000 से, यानी कि आपने परचेज किया है, परचेज ऑफ क्या? मशीनरी, परचेज ऑफ मशीनरी। 3,82,000 रुपए आपके पास से गए। जब फिक्स एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है तो हम ये मानते हैं हमने परचेज किया। फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये भी हमारी फिक्स एसेट्स होती है। ये 75 से 1 लाख हो रही है, यानी कि ये भी मैंने खरीदा। परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितने से खरीदा? 25,000 रुपए से मैंने खरीदा। दो चीजें हैं, यानी कि इनफ्लो नहीं हुआ इस क्वेश्चन में, यहां इनफ्लो हुआ था। इसमें कैश यूज्ड या आउटफ्लो हुआ है। कौन सी एक्टिविटी से? इन्वेस्टिंग। तो 3,82,000 और 25,000, ये आपका माइनस में आंसर आया है 4,07,000। ये कौन सी एक्टिविटी हुई? बी, इन्वेस्टिंग। अब सी चाहिए, फाइनेंसिंग। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, चलो तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी शेयर देखो, शेयर कितने से हो रहे हैं? 4 लाख से 5 लाख। कितने रुपए से इशू हो रहे हैं? 1 लाख। इशू ऑफ शेयर्स 1 लाख, ये आपके पास पैसे आए। शेयर के बाद डिबेंचर 5 लाख से 4.5 हुए, 50,000 से कम हुए। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स 50,000 से माइनस। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, ये भी आपने पेमेंट किया। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स यहां प्लस होता है और फाइनेंसिंग में माइनस होता है, ये 60,000 माइनस। फिर बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म बोरोइंग 50 से 1 लाख हो रहे हैं, यानी कि 1 लाख रुपए से बढ़ रहे हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक लोन बढ़ रहे हैं, मतलब हमने पैसे लिए हैं, हमारे पास आ रहे हैं। तो इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, हमने पैसे लिए हैं, है ना, मानते हमने लोन लिया है, यहां से टेकन लोन। 1 लाख रुपए आए, तो 1 और 1 2 लाख रुपए प्लस के और 1,10,000 माइनस के, 90,000 यहां पे प्लस में आया। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कैश इनफ्लो हुआ है। कौन सी एक्टिविटी? फाइनेंसिंग। तीनों एक्टिविटी, 2 एक्टिविटी के आंसर प्लस में आए हैं और 1 एक्टिविटी का माइनस में। अब जितने लोग यहां से भूल गए हो, देखो याद करो, A प्लस बी प्लस सी, तीनों एक्टिविटी के आंसर्स को हमें प्लस करना है। 3,37,000 प्लस 4,07,000 माइनस का प्लस 90,000, 2 प्लस के और 1 माइनस का। ठीक है, तो 3,37,000 प्लस 90,000, 4,27,000 माइनस 4,07,000, यह आया आपका 20,000 रुपए। कितना आया? 20,000 रुपए प्लस में आया है। प्लस में आया है तो लिखेंगे नेट कैश इंक्रीज, और माइनस में आता तो लिखते हैं नेट कैश डिक्रीज। तीनों एक्टिविटी के आंसर को प्लस माइनस करेंगे। फिर चेक करने के लिए ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश और करंट इन्वेस्टमेंट। क्यों? क्योंकि करंट इन्वेस्टमेंट भी कैश इक्विवेलेंट होता है, तो कैश का भी ओपनिंग लेना और करंट इन्वेस्टमेंट का भी। कैश का कितना है देखो, कैश का है ओपनिंग 60,000
और करंट इन्वेस्टमेंट भी 60 है, तो 60 और 60 कितने हो गए, 1,20,000। कैश का भी 60,000 है कैश इक्विवेलेंट, और ये भी 60 है, तो 1,20,000 इसमें प्लस किया तो 1,40,000 हो रहा है। अब क्लोजिंग करके देखो कि क्लोजिंग इतना ही है क्या। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड करंट इन्वेस्टमेंट, तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड करंट इन्वेस्टमेंट 50 और 90। 90 का बेटा कैश है और 50 का करंट है, यानी कि 1,40। मतलब मेरा पूरा 6 मार्क्स का क्वेश्चन सही है। हो गया पूरा कैश फ्लो का रिवीजन। करंट इन्वेस्टमेंट कैश होता है, लास्ट में चेकिंग में यूज होता है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता है। डिबेंचर्स का टाइमिंग का ध्यान रखना, यदि 21 लिखा है और लास्ट 21 ही है तो हम 20 पे ले लेंगे। 22 दिया है, 21-22 है तो हम 21 पे ही लेंगे, है ना। उल्टा ध्यान रखना जो मैंने समझाया है। ओवरऑल मैंने आपको 3 क्वेश्चंस बताए, 2 ऑपरेटिंग के, एक पूरा क्वेश्चन। ये 2023, 2022 और 2016 में आए हुए थे। एक और करेंगे कैश फ्लो का जिसमें थोड़े और ट्रिकी क्वेश्चंस हो, जिससे आपको पूरा कैश फ्लो अच्छे से आ जाए। यदि आप लोगों को लगता है कि मैं आप लोगों के लिए मेहनत करती हूँ, मेरे वीडियो से आपको हेल्प मिलती है, तो प्लीज बेटा चैनल को ग्रो करने में हेल्प कीजिए। सपोर्ट द चैनल, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर्स। यदि आप देखते हैं वीडियोस को और आपको लगता है कि हाँ मैम ने मेहनत की है, तो एक लाइक बटन तो प्रेस कर ही सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर। एग्जाम की अच्छे से प्रैक्टिस करो।